नमस्कार, स्वागत है। आज हमारे पास श्रोताओं की भेजे कुछ बहुत ही दिलचस्प टॉपिक्स हैं। हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोल पर, फिर हेल्थ सेक्टर में एक अच्छी खबर है, और हाँ, भारत की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी पर भी। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि इन सब में जो सबसे ज़रूरी जानकारी है उसे आसान भाषा में समझें। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए पहले विषय से ही शुरू करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का एक बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन मेड मैक्स। सही कहा ना? ये नाम ही काफ़ी भारी लग रहा है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा ऑपरेशन था। इसमें एनसीबी ने सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि कई इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर 10 से भी ज्यादा देशों में फैले एक ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। 10 से ज़्यादा देश, मतलब एशिया, अमेरिका, यूरोप। जी हाँ, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि ओशिनिया तक। ये दिखाता है कि ड्रग्स का ये नेटवर्क कितना फैला हुआ है। और इसीलिए डीएआई या इंटरपोल जैसी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ड्रग्स का कारोबार कोई बॉर्डर तो देखता नहीं है। सही बात है। अच्छा, ये एनसीबी भारत में कब बना था, और मतलब इसका लीगल बेसिस क्या है? एनसीबी तो 1986 में बना था। एनडीपीएस एक्ट है ना, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, उसके तहत ये भारत का मेन कानून है ड्रग्स कंट्रोल के लिए। ओके। और इसका आधार आपको संविधान में भी मिलेगा। आर्टिकल 47 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, वो कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की सेहत सुधारे और नशीली दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाए। हाँ, अगर मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो अलग बात है। अच्छा, तो मतलब एनसीबी का काम सिर्फ कानून लागू करना नहीं, बल्कि सेहत से भी जुड़ा है? बिल्कुल। नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ दोनों के लिए ये बहुत अहम है। ठीक है, तो ये तो हुई सररबर पार के खतरे की बात। अब जरा देश के अंदर आते हैं, सेहत के एक और मसले पर, डेंगू। यहां पर लेकिन एक उम्मीद की किरण दिख रही है, वैक्सीन की शक्ल में। डेंगी ऑल, यही नाम है ना? जी हाँ, डेंगीऑल। और ये भारत की पहली अपनी इंडिजिनस टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है। इसे बनाया है पेनेशिया बायोटेक ने, अमेरिका के NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर। टेट्रावेलेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डेंगू के अलग अलग टाइप होते हैं? हाँ बिल्कुल। डेंगू वायरस के 4 मुख्य स्ट्रेन होते हैं, DEN1, 2, 3 और 4। टेट्रावेलेंट का मतलब है कि ये वैक्सीन इन चारों ही टाइप के वायरस से बचाने में मदद करेगी। अच्छा, और ये क्यों इतना जरूरी है कि चारों को कवर करे? देखिए, डेंगू का कोई भी स्ट्रेन इन्फेक्शन कर सकता है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद अगर दूसरी बार किसी अलग स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो तो वो ज्यादा गंभीर, मतलब खतरनाक हो सकता है। इसीलिए चारों से सुरक्षा जरूरी है। समझ गया। तो ये वैक्सीन अभी कहाँ तक पहुंची है, मतलब ट्रायल्स वगैरह? अभी ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। फेज 3 का मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर लोगों पर इसका ट्रायल चल रहा है, उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस यानी असर को कंफर्म करने के लिए। करीब आधे, मतलब 50% लोगों का एनरोलमेंट इसमें पूरा भी हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, खासकर ये देखते हुए कि भारत में डेंगू कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आपने बताया था 2024 में ही 2.25 लाख से ज्यादा केस और करीब 300 मौतें। जी हाँ, और तकलीफ की बात यह है कि डेंगू का कोई स्पेसिफिक इलाज अभी तक है नहीं, बस लक्षणों को मैनेज किया जाता है। सही। सालों से वैक्सीन बनाने की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन ये चारों स्ट्रेन्स वाला चैलेंज था। डेंगूऑल ने फेज 1 और 2 ट्रायल्स में अच्छा रिजल्ट दिखाया था, सेफ्टी भी ठीक थी। तो अब फेज 3 में जाना एक बहुत पॉजिटिव साइन है। पब्लिक हेल्थ के लिहाज से ये गेम चेंजर हो सकती है। बिल्कुल। चलिए अब स्वास्थ्य से आगे बढ़कर खेल की दुनिया में चलते हैं। भारत की नई राष्ट्रीय खेल नीति आ रही है। इसको खेलो भारत नीति 2025 भी कह रहे हैं शायद। हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 या खेलो भारत नीति 2025, ये जो 2001 वाली पुरानी पॉलिसी थी उसकी जगह लेगी। और इसका लक्ष्य, जैसा आपने कहा, काफी महत्वाकांक्षी है, भारत को खेलों में एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना। खास नजर 2036 के ओलंपिक्स पर है। ग्लोबल सुपर पावर, इसके लिए क्या पिलर्स रखे गए हैं, मतलब किन चीजों पर फोकस है? इसके कई सारे पिलर्स हैं। एक तो है कि ग्लोबल लेवल पर एक्सेलेंस, मतलब जमीनी स्तर से टैलेंट ढूंढना, उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देना। दूसरा, खेल को इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ना, जैसे स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना। अच्छा, इकोनॉमी से भी जोड़ रहे हैं? जी। फिर है सोशल डेवलपमेंट के लिए खेल, मतलब समाज में सबको
साथ लाना, अपने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना। और चौथा, खेल को एक जन आंदोलन बनाना, फिटनेस कल्चर को बढ़ावा देना। और हाँ, इसे एजुकेशन के साथ भी जोड़ने की बात है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके मुताबिक। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे लागू कैसे करेंगे? कोई खास स्ट्रैटेजी, जैसे गवर्नेंस या फंडिंग को लेकर? हाँ, उसमें गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है। फंडिंग के लिए सिर्फ सरकारी बजट पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड्स का भी इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी का भी रोल होगा? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। AI, डेटा एनालिटिक्स, इन सब का इस्तेमाल करके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, सुधारना और प्रॉपर KPIs मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सेट करके निगरानी और मूल्यांकन करना। प्लान तो काफी सॉलिड लग रहा है, लेकिन भारतीय खेलों में चुनौतियां भी तो कम नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है? चुनौतियां तो हैं और कई हैं। सबसे बड़ी शायद गवर्नेंस की ही है। हमने हाल में देखा है, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन WFI हो या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, वहाँ प्रोफेशनल रवैये की कमी, विवाद, ये सब सामने आए हैं। हाँ, वो तो काफी खबरों में था। फिर एक और बड़ी चुनौती है हमारे यहाँ क्रिकेट का दबदबा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में स्पोर्ट्स मार्केट का करीब 87% हिस्सा अकेले क्रिकेट का था। 87%? बाप रे! जी, तो इसका असर क्या होता है? बाकी खेलों को ना उतनी फंडिंग मिलती है, ना उतना अटेंशन। टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं आ पाते। और खिलाड़ियों के लेवल पर क्या दिक्कतें हैं, जैसे टैलेंट पूल या मौके? टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन उसे सही तरीके से पहचानना, नर्चर करना, खासकर छोटे शहरों, गांवों में, वो सिस्टम अभी उतना मजबूत नहीं है। हमने पेरिस 2024 में अपना सबसे बड़ा दल भेजा, फिर भी कई देशों के मुकाबले हम काफ़ी पीछे थे संख्या में। और जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता भी एक बड़ा मुद्दा है। लड़कियों के लिए मौके कम हैं, सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। यूनेस्को की एक 2024 की रिपोर्ट भी यही कहती है कि कई लड़कियां बीच में ही खेल छोड़ देती हैं। फिर पढ़ाई पर इतना ज़्यादा जोर होता है कि खेल अक्सर पीछे छूट जाता है। तो ये नई नीति इन सब चुनौतियों से निपट पाएगी, क्या उम्मीद करें? देखिए, उम्मीद तो यही है कि ये पॉलिसी एक फ्रेमवर्क दे। अगर इसको सही नियत और तरीके से लागू किया जाए, मतलब ज़मीनी स्तर पर टैलेंट खोज पर वाकई काम हो, गवर्नेंस सुधरे, फंडिंग बढ़े, लड़कियों को बराबर मौके मिले, खेल और पढ़ाई का बैलेंस बने, तो हाँ, तस्वीर बदल सकती है। लेकिन ये सब करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। NCB का इंटरनेशनल एक्शन, डेंगू की वैक्सीन से जगी उम्मीद और स्पोर्ट्स में भारत के बड़े सपने और उसके रास्ते की मुश्किलें। हाँ, 3 बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स, लेकिन सभी कहीं ना कहीं देश की तरक्की से जुड़े हैं, चाहे वो सुरक्षा हो, लोगों की सेहत हो या फिर नेशनल प्राइड। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो अलग अलग सेक्टर्स में काम हो रहा है, क्राइम कंट्रोल, हेल्थ, स्पोर्ट्स, क्या इनकी कामयाबी या नाकामी एक दूसरे पर असर डालती है? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब क्या बेहतर सेहत से खेल का प्रदर्शन सुधर सकता है, या खेल में ज्यादा निवेश से क्या देश की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, जिसका असर शायद डिप्लोमेसी पर भी पड़े? हाँ, इनका आपस में क्या कनेक्शन है और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये क्या मायने रखता है, इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए, इसी विचार के साथ आज के लिए इजाजत लेते हैं। नमस्कार।